हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। इस वीडियो में हम बात करते हैं। अ, सबसे पहले पठार की बात करते हैं, उसके बाद एक एक करके सारी बातें कर लेंगे। पठार की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैप से आइडिया होना चाहिए, मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पठार किधर की तरफ है, उनका विस्तार किन किन राज्यों में है। जैसे ये मालवा का पठार हो गया, ये छोटा नागपुर पठार हो गया, ये मेघालय का पठार हो गया, और ये दक्कन का पठार हो गया। ठीक, त्रिभुजाकार शेप में। इसी के अंतर्गत ये दक्कन ट्रैप आता है, मुख्यतः जो गुजरात महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है ना, दक्कन ट्रैप आता है। ठीक है। हाँ, ये सारे के सारे जितने भी पठार हैं ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आएंगे, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब मैप से फायदा क्या होता है, मान लीजिए यही दंडकारण्य जो क्षेत्र है, इसके विस्तार से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये पूछा हुआ भी है, बीपीएससी में ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है विस्तार से संबंधित। तो मैप से अगर मैप में देखे रहेंगे आप, तो इधर से कोई राज्य उठा कर दे देता है, मान लिया राजस्थान ऑप्शन में दे देता है, तो आराम से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि ये अब फोटो देख लिए हैं, ये मैप देख लिए हैं, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई है। पिक्चर आसानी से दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में सेट हो गई है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग यहाँ पर आ जाएगा कि हाँ, इधर की तरफ दंडकारण्य क्षेत्र है। ओरिजिनली ये ऐसा था, अब सिमट कर थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कम हो गया है, लेकिन आपको ओरिजिनल वाला ध्यान रखना है। तो आराम से आप सोच लेंगे कि हाँ, इधर की तरफ था, तो इधर वाले तो राज्य होंगे नहीं, इधर वाले राज्य होंगे नहीं। अब देख सकते हैं आप मैप में ही इसका जो विस्तार है। इधर महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ है, इधर थोड़ा उड़ीसा की तरफ, ठीक, नीचे तेलंगाना है, ये तेलंगाना है, ये आंध्र प्रदेश है। ये सारी चीज़ें हालांकि मैंने नोट डाउन की हैं यहाँ पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझा रहा हूँ कि मैप से क्या फ़ायदा होता है, और इसी को कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नहीं तो रटने में क्या है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए एक एक करके सारे पठार हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी बात की जाए तो सबसे पहले दक्कन के पठार की बात कर ली जाए तो इसका जो शेप है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। मुख्य भाग जो इसका है, अभी मैंने बताया दक्कन ट्रैप है। इसका निर्माण जो हुआ है ना, ये युग आप ध्यान रख सकते हैं, क्रिटेशियस युग के दौरान। ये ध्यान रखना है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्माण हुआ है। किन चट्टानों से? बेसाल्ट। हुआ क्या है कि इन्हीं के बेसाल्ट जो चट्टान है ना, बेसाल्ट जो चट्टान है, इन्हीं के अपक्षय एवं अपर्दन के बाद क्या होता है, ये जो दक्कन ट्रैप है, यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनसे ये दक्कन ट्रैप बना हुआ है उन्हीं के अपक्षय, जो कि बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है दक्कन ट्रैप, उन्हीं के अपक्षय एवं अपर्दन की वजह से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसीलिए आपको पता है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है ना, काली मिट्टी के लिए जाना जाता है, कपास की खेती के लिए। क्योंकि कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है, ठीक है। देख रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इसलिए ऐसे थोड़ा सोचना शुरू कीजिए। देखिए, दंडकारण्य क्षेत्र की बात की जाए तो इसका जो विस्तार है, अभी मैंने दिखाया था मैप में ही, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। मालवा पठार की बात कर लीजिए। मालवा के पठार की, तो ये अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य आता है, ठीक। मैप में आप देखते रहिएगा। अधिकतर भाग का जो नाम है वो क्या नाम है? मध्य उच्च भूमि। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसका जो विस्तार है मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान में, ठीक। तो मैप में देखते रहिएगा। छोटा नागपुर पठार की बात कर ली जाए तो इसको भारत का रूर बोलते हैं। रूर बेसिकली जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। वैसे ही छोटा नागपुर पठार भी भारत में प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। खनिज संसाधन काफ़ी पाए जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको भारत का रूर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो है मध्य उच्च भूमि का भाग है। निश्चित रूप से इसको पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ भी बता रहा हूँ मैं। यहाँ जो नर्मदा नदी है उसके बाद इधर मध्य उच्च भूमि वाला भाग इधर आ जाता है, मध्य भारत, इधर दक्षिण भारत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। खैर, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है उनको मैंने हाईलाइट कर ही दिया है, तो जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिएगा। हाँ, तो ये दामोदर नदी द्वारा अपवाहित होती है। कहने का मतलब ये है ना कि जो मुख्य नदी है इस पठार से होकर जो गुजरती है वो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ये अग्र गंभीर के लिए जाना जाता है, फ्रंट स्लोपिंग के लिए, ऐसा फ्रंट स्लोपिंग के लिए जाना जाता है, ठीक ना। तीव्र एस्कार्पो वाले ढाल के लिए, अग्र गंभीर के लिए जाना जाता है, फ्रंट स्लोपिंग के लिए छोटा नागपुर पठार। विस्तार की बात कर ली जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड, बिहार में भी थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। ये सब ध्यान ना रखेंगे तो चले, खाली राज्य ध्यान रख लीजिए, मुख्यतः झारखंड, उसके बाद बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, ठीक है। चलिए, मेघालय के पठार की बात कर ली जाए तो इसको कार्बी एंगलोंग पठार भी बोलते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही
भाग है। और ये अलग कैसे हो गया है प्रायद्वीपीय पठार से? भ्रंशन के द्वारा। भ्रंशन अर्थात फॉल्टिंग के कारण मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है, भ्रंशन के कारण। इसको मालदा गैप बोलते हैं, ये वाला। यहाँ भ्रंशन फॉल्टिंग हुई है, मतलब यहाँ की ज़मीन नीचे खिसक गई है, अंदर चली गई है। ठीक, हाँ, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यों अंदर चली गई है। ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बड़े वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो भूगोल वाला, ज्योग्राफी वाला। ठीक है, तो खैर यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बातें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने नोट कर दिया है, तो उस पर आप फोकस रखिए। तो भ्रंशन के कारण मालदा गैप याद रखिएगा, मालदा गैप के द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ है कौन? मेघालय का पठार। और मेघालय के पठार के अंतर्गत जो प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं, प्रमुख पहाड़ियाँ, उनको ध्यान रखिएगा। गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पर है, पहले गारो फिर खासी, जयंतिया। हालांकि बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है, कुछ ऐसा है, बट मोटा मोटी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ गारो, खासी, जयंतिया। और उसके बाद बात कर ली जाए, चलिए, जो तटीय भाग हैं उनकी बात की जाए, तो भारत की तट रेखा की बात की जाए, ये जो तट रेखा है, जो समुद्र से लगी हुई रेखा है, सीमा रेखा है, देखिए, तो इसकी जो कुल लंबाई है कितनी है? इंपॉर्टेंट है, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें ये भी आ जाएगा, ये कुल लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये इधर जो ये आप देख रहे हैं ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ठीक, तो ये सब आ जाएंगे, द्वीप भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन मुख्य भूमि की बात की जाए, मुख्य भूमि इसकी ये इसकी लंबाई कितनी है? ये मुख्य भूमि जो है भारत की, कुल लंबाई तट रेखा की कितनी है? तो 5422.6 किलोमीटर, मोटा मोटी आप याद रख लीजिएगा, 5422। तो ये मुख्य भूमि के लिए हो गया। और मुख्य भूमि के अलावा तो आप तो इसमें से माइनस ही कर लेंगे ना, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2094। ठीक, चलिए, हाँ, सर्वाधिक तट रेखा किस राज्य की है? मतलब समुद्र से लगी हुई सीमा सबसे ज़्यादा किस राज्य की है? गुजरात की है, याद रखिएगा। सर्वाधिक गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु राज्य की बात कर ली जाए तो। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ज़्यादा लंबाई है। कुल मिलाकर अगर ऐसे देखा जाए, कुल मिलाकर बात कर लिया जाए, देखिए लंबाई मैंने क्यों यहाँ पर ये लिख दिया है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 1214.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मतलब समुद्र से लगी हुई है गुजरात की सीमा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो 1962 किलोमीटर इतनी सीमा लगी हुई है, इतने किलोमीटर की। तो आप एक बात क्लियर कर लेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने भले यहाँ पर लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, मतलब राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, उनमें सबसे लंबी जो तट रेखा है किसकी है? अब उसमें गुजरात भी दे दे, अंडमान और निकोबार भी दे दे, तो कौन सा हो जाएगा? आप इससे आइडिया लगा सकते हैं, अंडमान और निकोबार। ठीक है, चलिए, सबसे कम की बात की जाए तो गोवा है, राज्य में बात की जाए तो, और केंद्र शासित प्रदेश में बात की जाए तो पुडुचेरी है। हाँ, विस्तार की बात कर ली जाए, मतलब समुद्र से लगे हुए राज्य कौन कौन से, कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगे हुए हैं समुद्र से। चलिए, तटीय सीमा की बात कर ली जाए, और तो ये किन किन सागरों से घिरा हुआ है, मतलब जल क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो देखिए, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है भारत का तट, पश्चिम में अरब सागर से इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी से, इधर की तरफ अरब सागर से, और नीचे की तरफ हिंद महासागर से। और तीनों का मिलन कहाँ पर होता है? यहाँ कन्याकुमारी में, तमिलनाडु। चलिए, उसके बाद बात कर ली जाए तट से जो समुद्र की ओर विस्तार है, ये वाला यहाँ पर दिखा दिया है, 1 मिनट, ये जो है ना, इसको थोड़ा जूम करेंगे, ये बॉर्डर है, ये बाउंड्री है, सीमा रेखा है, इसको थोड़ा जूम करेंगे तो कुछ खुरदरा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है ना, उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो है ना, ये खुरदरा दिख रहा है आपको। अब इसको एक काम कीजिए, एक लाइन से मिला दीजिए, ये डॉटेड लाइन से ये मिलाया गया है ना, इसी को बोलते हैं आधार रेखा, बेस लाइन, जहाँ से डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा, ये समुद्र के अंदर डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। ठीक, तो ये आधार रेखा है अंतः स्थल से, मतलब ये जो लैंड है, भूमि है, अंतः स्थल से सागर की ओर जो निकले हुए भाग है ना, उनको मिलाने वाली ये रेखा, ये मिलाने वाली जो रेखा है डॉटेड लाइन से मिलाई गई है, ये वाली, ये आधार रेखा है। चलिए, आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्रीय सागर के अंतर्गत कहां तक का समुद्र आ जाएगा? आधार रेखा से लेकर, ये जो आधार रेखा है, यहां से लेकर ये 12 समुद्री मील तक का ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्रीय सागर के अंतर्गत आता है।
और ये प्रादेशिक जल क्षेत्र है, इस पर भारत का अधिकार है पूर्ण रूप से, हर रूप से, ठीक। उपयोग पर भारत का संपूर्ण अधिकार है, यहाँ पर लिख ही दिया है मैंने। उसके बाद समीपस्थ स्थल की बात की जाए तो देखिए ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक होता है। आधार रेखा से बात की जा रही है, ये तो हो गया क्षेत्रीय सागर, इसके बाद ये शुरू हो जाता है समीपस्थ स्थल। हाँ, आधार रेखा से जब आप देखने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 मील तक, 24 समुद्री मील तक। और ये जो क्या बोलते हैं क्षेत्रीय सागर जहाँ खत्म हो रहा है, ये जो सीमा खत्म हो रही है यहाँ से यहाँ तक देखें तो 12 हो जाएगा, ये 12 और ये 12, 12 12 24। चलिए, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ। सीमा शुल्क, ये सीमा शुल्क जो एक्साइज ड्यूटी होती है, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार जो है ना, इसमें होता है भारत का, ये वाला है। प्रदूषण नियंत्रण अधिकार है, प्रदूषण को नियंत्रण करने का अधिकार है, जो भी नियम कानून बनाए जा सकते हैं उसका अधिकार है। इमिग्रेशन कानून लागू करने का भी अधिकार है भारत को, यहाँ तक की बात की जा रही है 24 मील तक, 24 समुद्री मील तक। उसके बाद अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जाए तो देखिए ये कहाँ से, ये इसके बाद शुरू हो जाता है, ठीक है, इसके बाद शुरू हो जाता है। कहाँ तक है ये, 200 समुद्री मील तक है। अगर आधार रेखा से देखा जाए तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कहाँ तक है, 200 समुद्री मील तक। चलिए, ये सब कुछ यहाँ पर दिखा दिया है। क्षेत्रीय सागर 12 समुद्री मील है, समीपस्थ स्थल 24 समुद्री मील आधार रेखा से, और ये भी आधार रेखा से 200 समुद्री मील। उसके बाद बात कर ली जाए, हाँ, तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील, और इसमें भारत को क्या क्या अधिकार है, सर्वेक्षण करने का अधिकार है, ठीक, सर्वे का अधिकार है, खनन का अधिकार है, संरक्षण और अनुसंधान रिसर्च वगैरह करने का अधिकार है। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर ली जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आप वैसे ही देख लेंगे। आंतरिक जल जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, स्थलीय भाग जो है ना एवं आधार रेखा है उनके मध्य जो सागरीय जल है, ये जो आधार रेखा है, और ये जो लैंड है, मुख्य भूमि है। अब इसमें जो ये गैप दिख रहा है ना, ये थोड़ा थोड़ा, ये तो जल होंगे ना, यहाँ पर पानी होगा ना, जल होगा ना, तो इसी को बोल रहा है आंतरिक जल। तो ये दिख ही रहा है अंदर में आधार रेखा के, तो ये आंतरिक जल, तो वो कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं। चलिए, पश्चिमी तट की बात कर ली जाए तो पश्चिमी तट की बात कर ली जाए तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर दिखा दिया है, यहाँ से यहाँ तक कोंकण तट, सबको मैंने नोट डाउन किया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट मैप से मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है जियोग्राफी में। देखिए कोंकण तट है, यहाँ से यहाँ तक कैनरा तट है, फिर ये मालाबार तट है, इधर की तरफ ये कोरोमंडल तट है, यहाँ से ऊपर ये उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट है। सबको मैंने नोट डाउन किया, आप मैप भी देखते रहिएगा। हाँ, तो पश्चिमी घाट की बात कर ली जाए तो देखिए पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है, संकीर्ण पतला सा मैदान है। ये अरब सागर हो गया इधर की तरफ, ये पश्चिमी घाट है, ये जो मैदान है ना ये संकीर्ण पतला सा, इसी को बोलते हैं पश्चिमी तट, यही पश्चिमी तट है। तो खैर चलिए, इसमें जो आपको विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है, उत्तरी भाग जो है ना उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, मुंबई से लेकर गोवा तक, मैंने मैप में दिखा दिया है, देखते रहिएगा। मध्य भाग की बात की जाए तो इसको कैनरा या फिर कर्नाटक तट बोला जाता है, गोवा से लेकर कहाँ, मैंगलुरु जो कि कर्नाटक में है वहाँ तक। और दक्षिणी भाग की बात कर ली जाए तो मालाबार तट, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कन्याकुमारी। हाँ, पूर्वी तट की बात कर ली जाए तो देखिए पूर्वी तट की बात की जाए तो ये पूर्वी तट है। और आपको पता है कि इधर से जो नदियाँ आती हैं बंगाल की खाड़ी में जो गिरती हैं, पश्चिम से अगर पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती हैं, तो ये नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। तो ये जो पूर्वी तट है ना, ये पूर्वी तट, तो डेल्टाओं के द्वारा जो निर्मित मैदान है ना वो पूर्वी तट के अंतर्गत आता है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि महानदी गोदावरी, मुख्य रूप से इन नदियों को मैंने लिख दिया है समझाने के लिए, कृष्णा तथा कावेरी के डेल्टाओं के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ मैदान है, ठीक, वो पूर्वी तट है। उसके बाद उत्तरी सरकार तट की बात कर ली जाए तो ये महानदी से लेकर कृष्णा के मध्य वाला जो क्षेत्र है, महानदी से लेकर कृष्णा तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट है। ऊपर दिखा दिया है मैंने, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा मैप में। उसके बाद ये कोरोमंडल तट है कन्याकुमारी तक। उसके बाद से देखिए, तो ये कृष्णा डेल्टा के पास ये जो जगह है ना, ध्यान रखिएगा, फाल्स डीबी बिंदु कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, से कहाँ तक, कन्याकुमारी के केप कमोरिन तक, जो कि ये तमिलनाडु में है सब, वहाँ तक ये कोरोमंडल तट है। ये सब मैंने लिखा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक, इसलिए।
मोटा मोटी आप ध्यान रख सकते हैं कृष्णा एवं कावेरी के मध्य वाला क्षेत्र, बट कन्याकुमारी तक है इसका विस्तार कोरोमंडल तट का। नदी के रेस्पेक्ट में बात की जाए, नदी के सापेक्ष, तो ये मोटा मोटी इन नदियों का नाम ध्यान रख सकते हैं, कृष्णा कावेरी। चलिए सर्वाधिक जो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, सर्वाधिक तटीय अपरदन जो होता है, तट का अपरदन काट छांट जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है समुद्री लहरों के द्वारा, क्योंकि समुद्री लहरें हमेशा चलते रहती हैं, निरंतर चलते रहती हैं। उसके बाद बात की जाए कि भारत का जो औसत समुद्री तल है वो मापा जाता है किस तट से? चेन्नई तट से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि प्राचीन जो भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात की जाए तो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को किससे संबोधित किया गया है? रत्नाकर से। ठीक है, चलिए उसके बाद द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। आइलैंड्स की बात की जाए तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह हैं उनकी बात कर लेते हैं, इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी वाले द्वीप समूह, उसके बाद हम अरब सागर वाले की बात कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात कर ली जाए तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं अंडमान द्वीप समूह की। देखिए ये जो है ना तृतीयक जो पर्वत श्रेणी है, टर्शियरी माउंटेन रेंज, देखिए इधर जो ये हमने हिमालय वाले में पढ़ा है, जो शिवालिक श्रेणी है ये इधर की तरफ पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते दिहांग से, मतलब हिमालय जो है, हिमालय पर्वत श्रेणी दिहांग के पास दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। उसके बाद ये आगे विस्तार होते जाता है, अलग अलग जगहों पर नाम बदलते जाता है। म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। उसके बाद ये आगे विस्तार होता है, तो उसी का ये विस्तार है अंडमान द्वीप समूह। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा का विस्तार है। द्वीपों की बात की जाए तो द्वीपों की संख्या कितनी है, कितने द्वीप हैं इस समूह में? 550, 550। उसके बाद सर्वोच्च जो शिखर है, सर्वोच्च चोटी अंडमान द्वीप की बात की जाए तो इसमें कौन है? सैडल पीक, जिसकी हाइट कितनी है? 732। और ये है कहाँ पर सैडल पीक? उत्तरी अंडमान द्वीप पर है। बैरन द्वीप की बात कर ली जाए तो बैरन द्वीप जो है ना, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। वहां से लेकर, वहां से बात की जाए तो 135 किलोमीटर दूर है, किधर की तरफ? उत्तर पूर्व में, अंडमान सागर में उत्तर पूर्व में है। एक मिनट, कहाँ गया भाई, गायब हो गया क्या? हाँ, यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पर है बैरन द्वीप। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व में है 135 किलोमीटर दूर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैप मैंने नीचे बना दिया है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो 135 किलोमीटर, हाँ, दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, बैरन द्वीप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं ज्वालामुखी से संबंधित पहली बार जो उद्गार हुआ था, इसमें इरप्शन हुआ था 1787 में। लेटेस्ट की बात की जाए, जो नवीनतम उद्गार हुआ है लेटेस्ट हाल फिलहाल में, तो वो हुआ है 2005-06 में। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा इन बातों को। नारकोंडम द्वीप की बात की जाए तो ये भी अंडमान सागर में है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ठीक, डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। अब इसमें कोई इरप्शन नहीं होता है, उस मतलब इसमें संभावना है बट होता नहीं है, हमेशा नहीं होता है। प्रसुप्त का मतलब यही हुआ ना, एक होती है मृत ज्वालामुखी। उसके बाद बात कर ली जाए निकोबार द्वीप समूह की, तो देखिए इसमें जो द्वीपों की संख्या है लगभग 22 है, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च जो शिखर है इसके अंतर्गत वो है माउंट थूलियर, जिसकी हाइट कितनी है? 622। हाँ, तो ये पर्टिकुलरली ऐसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं, अंडमान द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो सैडल पीक हो जाएगा। और निकोबार का अलग से पूछता है, मतलब पर्टिकुलरली निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट थूलियर हो जाएगा। कंबाइंड फॉर्म में पूछे कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो ये हाइट से आप आइडिया लगा लेंगे, ये 642 है, वो 732 है, तो कौन सा हो जाएगा? वो सैडल पीक। उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, ये पुलिकट झील के निकट है आंध्र प्रदेश में, जहाँ से ये पुलिकट झील को बंगाल खाड़ी से अलग करता है ये श्रीहरिकोटा द्वीप। और भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहीं पर स्थित है। करंट अफेयर्स में बार बार ये नाम सुनते होंगे। और उसके बाद ये ध्यान रख सकते हैं, कुछ एक बातें हैं, इनको भी देख लीजिए। राम सेतु की बात कर ली जाए, एडम ब्रिज, एक मिनट, राम सेतु की बात कर ली जाए तो ये पम्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से मन्नार द्वीप तक है। मन्नार द्वीप कहाँ? श्रीलंका। पम्बन द्वीप के अंतिम छोर का नाम धनुषकोडी है,
ठीक है, वहाँ से लेकर कहाँ तक है, मन्नार द्वीप तक, थोड़ा सा ये रेंज ध्यान रखिएगा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट जो इंडोनेशियाई द्वीप है वो कौन सा द्वीप है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, सुमात्रा द्वीप है। उसके बाद देखिए, इसकी बात हम आगे कर लेंगे। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, जिसकी चौड़ाई मतलब लगभग 150 किलोमीटर है। इसकी बात हम आगे कर लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, जितने भी चैनल हैं उनकी बात। अरब सागर के द्वीप समूह की बात कर ली जाए तो देखिए, सबसे पहले इसमें बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप कहाँ पर है देख लीजिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर है लक्षद्वीप, इधर की तरफ दक्षिण होता है, इधर की तरफ पश्चिम होता है, तो ये किधर की तरफ, दक्षिण पश्चिम में, ठीक। तो ये लोकेशन हो गया। और उसके बाद बात कर ली जाए तो ये बस इतना हल्का फुल्का डायरेक्शन ध्यान रख लीजिएगा। हल्का फुल्का क्या है वो दिख ही रहा है आपको कि भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और केरल के कोची तट से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, 220 से 440 किलोमीटर तक की रेंज में है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, कहने का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ से यहाँ तक ये फैला हुआ है ना, तो केरल का जो कोची तट है, इधर की तरफ केरल है, यहाँ से ये 220 हुआ तो इधर की तरफ बढ़ेगा ना, तो वही 440 तक है। ये 220 और इधर की तरफ आएंगे 440। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात कर ली जाए लक्षद्वीप की, तो इसमें जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है, 36 है द्वीपों की संख्या। और इसमें जो एंड्रोइड द्वीप है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। मिनिकॉय की बात की जाए तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और 9 डिग्री जो चैनल है ना, वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ये यहाँ पर है 9 डिग्री चैनल। हम चैनल की बात फिर से कर लेंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए इसकी बात की जाए तो ये प्रवाल द्वीपों से निर्मित हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लक्षद्वीप का जो निर्माण हुआ है प्रवाल द्वीपों से, अटॉल से। और इसकी राजधानी कवरत्ती है। क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मोटा मोटी ध्यान रख सकते हैं। एलिफेंटा द्वीप की बात कर लेते हैं। एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई जो है ना, वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। सालसेट द्वीप की बात कर ली जाए तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये पश्चिमी तट पर है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुंबई एवं ठाणे जो है ना, मुंबई एवं ठाणे नगर इसी द्वीप पर है, ध्यान रखिएगा। मुंबई किस पर है, सालसेट द्वीप। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातों को और देख लीजिए, जैसे ये देख लीजिए कि भारत में जो प्रवाल भित्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, मालवन जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद द्वीपों पर जो निर्मित भारत का शहर है, ये अभी बता ही दिया मैंने, सालसेट द्वीप पर मुंबई है। सरक्रिक विवाद की बात की जाए तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किसके मध्य विवाद है, सीमा रेखा विवाद है यहाँ पर। सरक्रिक इधर की तरफ, यहाँ पर, एक मिनट। उसके बाद बात कर ली जाए, देखिए तो उसके मध्य विवाद है। और हाँ, गुजरात, और ये मैंने बता ही दिया, गुजरात जो कि भारत में है, और सिंध को ये अलग करता है सरक्रिक, जो कि पाकिस्तान में ये सिंध है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के इंपॉर्टेंट मैप को देख लीजिए। देखिए ये है अंडमान द्वीप समूह, आप इन तीनों को एक साथ ध्यान रख लीजिए। ये है जो, ये उत्तर में है तो उत्तरी हो जाएगा, ये दक्षिण में है तो दक्षिण हो जाएगा, और ये मध्य में है तो मध्य हो जाएगा, मध्य अंडमान, ठीक है। इसको अलग से याद रख लीजिए, लघु अंडमान। हाँ, ऊपर में देखिएगा यहाँ पर कोको द्वीप है म्यांमार में। तो ये जो अंडमान है ना, अंडमान को कोको द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये है कोको चैनल, इसी के नाम पर है, तो बहुत मुश्किल है नहीं। या फिर उत्तरी अंडमान देता है ये उत्तर वाला, तब भी सही है। कंबाइंड फॉर्म में अंडमान देता है तब भी सही है, ठीक है। देखिए अब अंडमान, एक और बात देख लीजिए, ये सब दिखाई दिया है, बैरन द्वीप मैंने बता दिया है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए, यहाँ पर है। हाँ, ये ध्यान रख सकते हैं कि लघु अंडमान को ये दक्षिण अंडमान से कौन सा पास अलग करता है, ये डंकन पास, तो ये नाम ध्यान रख सकते हैं, डंकन पास। उसके बाद बात कर ली जाए कि अंडमान द्वीप समूह है, उसको कौन सा चैनल निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो वो कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। हाँ, थोड़ा तोड़ कर पूछ लेता है तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अंडमान में किस अंडमान को, लघु अंडमान को अलग करता है किससे, निकोबार में बात की जाए तो किस निकोबार को, कार निकोबार को। यहाँ पर कार निकोबार है, यहाँ पर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार पर ही जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर समग्र रूप से बात की जाए तो दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा, इंदिरा पॉइंट है। और उसके बाद चलिए, हाँ, 8 डिग्री चैनल की बात कर ली जाए तो ये मिनिकॉय जो कि भारत के अंतर्गत आ जाएगा, लक्षद्वीप का भाग है, मालदीव से अलग करता है, उसके नीचे मालदीव है। 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है। ये कहाँ गया मैप भाई, ये हो गया मिनिकॉय, यहाँ पर छोटा सा जो डॉट दिख रहा है, और ऊपर की तरफ है लक्षद्वीप, मतलब पूरा ही लक्षद्वीप के अंतर्गत आएगा। तो ये मिनिकॉय है और बाकी जो द्वीप हैं वो हैं।
तो उनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। और इसके नीचे इधर की तरफ मालदीव है, तो मालदीव को इस मिनिकॉय से अर्थात भारत से कौन अलग करता है, लक्षद्वीप से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। तो ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद भारत के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी बात कर लिया। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कब के बाद से, 26 जनवरी 2020 के बाद से, क्योंकि जो दमन एवं ये वाले किधर गया, एक मिनट, यहाँ पर मैंने दिखा दिया है, ये वाला, ये दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को एक साथ कर दिया गया, मिला दिया गया, विलय कर दिया गया है। तो अब ये एक यूटी हो गए, एक यूटी हो गया है ये पूरा, यहाँ पर लिखा है ये 26 जनवरी 2020। चलिए राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रख लीजिएगा। दिल्ली भी आ जाता है, दिल्ली तो आएगा ही आएगा, हरियाणा भी आ जाता है, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ जाता है, राजस्थान का कुछ क्षेत्र आ जाता है, हरियाणा का भी कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। उसके बाद वो सारी बातें ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सी बात है, अरे ये तो यहाँ आ गए, हाँ। उसके बाद राज्यों की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो कौन सा है, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। 3 तक याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद बड़े राज्यों की बात कर ली जाए, जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य, तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार है, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार डिसाइड किया गया है। उसके बाद बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा राज्य की बात कर ली जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए, तो सबसे ज़्यादा राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कौन, उत्तर प्रदेश। तो थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं, कितने राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। बिहार की बात कर ली जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है बिहार का, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरा स्थान है 2011 जनगणना के अनुसार। 7 सिस्टर्स स्टेट की बात कर ली जाए तो उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना, इन्हीं को 7 सिस्टर्स स्टेट बोलते हैं, जिनमें कौन कौन से राज्य आ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, असम आ जाएगा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आ जाएंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। असम से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद यूपी के बाद सबसे अधिक सीमा साझा करता है कौन, असम। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा राज्यों से ये लगा हुआ है यूपी के बाद। 6 राज्य तो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनसे लगा हुआ है, और एक पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, ठीक है, 7। कर्नाटक के बारे में कुछ एक बातें आप ध्यान रख सकते हैं। सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं, इसकी जो राजधानी है बेंगलुरु, इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। और भारत का जो सूचना और प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो उसका हब माना जाता है कर्नाटक को। आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो इसको भारत का कोहिनूर कहा जाता है, क्योंकि कोल्लूर की जो खान है ना आंध्र प्रदेश में ही है, और यहीं से कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था। उसके बाद विदर्भ की बात कर ली जाए तो ये ध्यान रख सकते हैं कि महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी जो भाग है ना उसको विदर्भ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सबसे बड़े जिलों की बात कर ली जाए, जो सबसे बड़े जिले हैं, तो सबसे पहले तो 1 नंबर पर कच्छ आ जाए गुजरात का, उसके बाद लेह है, उसके बाद जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर है, दोनों राजस्थान में, ये लद्दाख में है, ठीक है। राजस्थान की बात कर ली जाए तो राजस्थान से संबंधित एक बात ध्यान रख सकते हैं, थार जो है ना विश्व का सबसे घना जो मरुस्थल है। भारत में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये राजस्थान में फैला हुआ है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो आप मैप में ही ध्यान रख लीजिए कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश किधर की तरफ हैं। देखिए JNK यहाँ है, ये लद्दाख है, यहाँ पर चंडीगढ़ है, यहाँ पर दिल्ली है। यहाँ देखिएगा दमन एंड दीव जो है और ये दादर नागर हवेली, इनको तो अब एक कर दिया गया है, अब ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है 26 जनवरी 2020 से। उसके बाद बात की जाए, देखिए यहाँ पर ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, और इधर की तरफ देखिएगा ये लक्षद्वीप है। उसके बाद देखिएगा ये जो पुडुचेरी है ना, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, 3 राज्यों में और 4 अलग अलग जिलों में। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में है, ये पुडुचेरी के अंतर्गत ही आएगा। यनम है, यहाँ पर पुडुचेरी खुद है तमिलनाडु में। कराईकल की बात कर ली जाए तो ये भी तमिलनाडु में है, पुडुचेरी के अंतर्गत। फिर यहाँ पर पुडुचेरी के अंतर्गत माहे जो है ना, ये कहाँ पर है, केरल में है। इन सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ चलिए अब एक एक करके सारी बातें कर लेते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है, उसके बाद JNK है, उसके बाद अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार। हाँ, ये 31 अक्टूबर 2019 से JNK तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। ये तो आपको पता ही होगा, पहले ये राज्य थे। उसके बाद 26 जनवरी, ये मैंने बोल दिया है कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन एंड द्वीप को
एक में मिला दिया गया है, उनका विलय कर दिया गया है। लक्षद्वीप की बात कर लीजिए तो ये क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी की बात कर ली जाए तो ये मैंने अभी बोल ही दिया है कि 4 अलग अलग जिलों में विभाजित हैं और 3 अलग अलग राज्यों में। और ये ध्यान रख सकते हैं, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है। मैप से ध्यान रखिए, रटने की जरूरत ही नहीं है। यानम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, माहे की बात की जाए तो केरल में। तो ये सारी बातें हैं। चलिए कुछ घाटियों की बात कर ली जाए तो कुल्लू घाटी की बात करें तो इसका जो लोकेशन है, इसकी जो अवस्थिति है वो है धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में है। जो कहाँ पर पड़ता है, ये घाटी कहाँ पर पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी की बात कर ली जाए तो ये उत्तराखंड में ये घाटी पड़ती है, ठीक है ना, भारत चीन सीमा के निकट। उसके बाद मरखा घाटी की बात की जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, लद्दाख में। जूकू घाटी की बात कर ली जाए तो जूफू श्रेणी के पीछे, ये नागालैंड में। सांगला घाटी की बात कर ली जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, हिमाचल प्रदेश बस ध्यान रखेंगे तो चलेगा। स्टेट तो जरूर ध्यान रख लीजिए, खाली मतलब स्टेट ही ध्यान रख लीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली स्टेट। हाँ, उसके बाद टाइम मिलता है तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ध्यान रख सकते हैं। सांगला घाटी की, हाँ ये ध्यान रख सकते हैं, चारों ओर से पर्वत श्रेणियों और कौन सी नदी से, वस्पा नदी से घिरी हुई है ये। जिनको हाईलाइट किया है उन पर आप विशेष फोकस रखिए, बाकी जिनको हाईलाइट नहीं किया है बस हल्का फुल्का देखते रहिए। युथांग घाटी की बात कर लीजिए, हॉट स्प्रिंग, युथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग से भी जानते हैं। हॉट स्प्रिंग की बात की जाए, युथांग घाटी की बात की जाए, ये कहाँ पर है, गंगटोक सिक्किम। शांत घाटी की बात कर ली जाए तो ये केरल में है, ठीक है, केरल। और पहाड़ियों की बात कर ली जाए तो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के अंतर्गत है ये घाटी आती है, नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट। उसके बाद हाँ, दर्रों की बात कर ली जाए तो दर्रा आपको पता ही है कि जो पर्वत पहाड़ होते हैं उनके बीच से होकर जो रास्ता गुजरता है उनको दर्रा बोलते हैं। तो दर्रों को भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि मैप में देखिए कौन सा दर्रा किधर पर है। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ देखिए, ये थाल घाट है, ये भोर घाट है, आपको पता है कि महाराष्ट्र है। तो ये पिक्चर आसानी से आप इस पिक्चर को दिमाग में सेट कर पाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इधर की तरफ जैसे देखिए, इधर पाल घाट है केरल में, आसानी से ध्यान रख लेंगे। फिर इधर उत्तराखंड की तरफ देखिए, ये उत्तराखंड है, शिवकिला, माना, नीति, लिपुलेख, सॉरी शिवकिला इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ चला जाएगा, इधर माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड में। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। इधर जलेपला है, नाथुला है सिक्किम की तरफ, इधर अरुणाचल प्रदेश दीफू है। तो आप मैप से देखते रहिएगा, उसमें क्रम भी आपको क्रम का भी आइडिया रहेगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ कौन है, पश्चिम से पूरब की तरफ कौन है। चलिए एक एक करके सभी प्रमुख दर्रों को देख लेते हैं। लद्दाख की बात की जाए तो देखिए, लद्दाख के जो प्रमुख दर्रे हैं जिनको हाईलाइट किया उनको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जोजिल्ला दर्रा, ये जास्कर श्रेणी के अंतर्गत आता है और श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, जोजिला दर्रा। फिर बात करें काराकोरम की, तो काराकोरम जो है ना, ये भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, लद्दाख में। काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, सबसे ऊंचा नहीं है, ऊंचे दर्रों में से एक है। और सबसे ऊंचा कौन सा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है यांगजी दीवान, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके अलावा लद्दाख के जो दर्रे हैं ये इनको थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रख सकते हैं, जैसे चांगला है, खारदुंगला है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात की जाए, देखिए आप लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जम्मू और कश्मीर की, ये पीर पंजाल की बात की जाए तो ये कहाँ पर है, जम्मू और कश्मीर, लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। तो पीर पंजाल ये कुलगांव से कोठी को कनेक्ट करता है, पीर पंजाल ये दर्रा। उसके बाद बात कर ली जाए जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख दर्रे की, तो एक ये है बनिहाल दर्रा है, इसी से होकर जवाहर सुरंग गुजरता है जो जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात कर ली जाए तो एक तो ये ध्यान रखिएगा शिवकिला दर्रा, जो कि शिमला को तिब्बत से कनेक्ट करता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन पहले आप ध्यान नहीं रखिए, पहले ये ध्यान रखिए कि ये भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है। आपको तो वो मैप से ही आइडिया लग जाएगा कि वो चाइना के बॉर्डर पर है, और चाइना जो है वो तिब्बत जो है चाइना के स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप आसानी से ये रटने की जरूरत है भी नहीं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है शिवकिला। उसके बाद अगर स्टेट पूछ ले, मतलब स्टेट का नाम दिया हुआ है तो हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा। लास्ट में जाकर बहुत कम चांस है कि वो शिमला देगा, बट ध्यान रख सकते हैं आप। हाँ, विशेष रूप से आप राज्य जरूर ध्यान रखिए। चलिए बाड़ा लच्चा की बात कर ली जाए तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में बाड़ा लच्चा भी है। मंडी को लेह से कनेक्ट करता है ये। रोहतांग दर्रा ध्यान रखिएगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। यांगजी दीवान ये भी हिमाचल प्रदेश में, अभी मैंने बताया है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम के जो प्रमुख दर्रे हैं, नाथुला दर्रा। उसके बाद ये बात कर लेते हैं, ये सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट करता है नाथुला, सिक्किम को तिब्बत से, तिब्बत की जो चुम्बी घाटी है ना उसको, तो ध्यान रखिएगा चुम्बी घाटी तिब्बत में। जलेपला है,
सिक्किम को तिब्बत से, तो ये तो बॉर्डर पर है तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो इसके जो प्रमुख दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा भारत चीन सीमा पर है ये। माना दर्रा की बात कर ली जाए तो इसका अलग अलग ये नाम है, चिरवितिया ला, डुंगरी ला। और भारत को तिब्बत से, ये मैप से ही आपको आइडिया लग जाएगी, याद करने वाली कोई बात नहीं है। भारत यहाँ पर लिखा हुआ है। राज्य की बात की जाए तो आपको यहाँ दिख ही रहा है उत्तराखंड है। नीति की बात कर ली जाए तो वही सेम। मुलिंगला की बात कर ली जाए तो वही भारत को तिब्बत से। आप लोकेशन ध्यान रखिए कि उत्तराखंड, ये सब दर्रे हैं, लिपुलेख, माना, नीति, मुलिंगला, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। ये काफ़ी है। बाकी टाइम मिलता है तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं जिनको हाईलाइट नहीं किया है। जिनको हाईलाइट किया उस पर आप विशेष फोकस रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं, एक तो हो जाएगा बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश को अर्थात भारत को तिब्बत से कनेक्ट करता है। और उसके बाद यांग्याप की बात कर ली जाए तो इसी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है भारत में। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू अरुणाचल प्रदेश, भारत म्यांमार सीमा पर है। सेला की बात कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश। पांगसाट की बात कर ली जाए तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये सारी बातें, ये और ये सब भारत, ये भी पांगसाट भी भारत नेपाल सीमा पर है। मणिपुर की बात कर ली जाए तो ये यहाँ का जो दर्रा है प्रमुख रूप से आप ये ध्यान में रखेंगे, तुजू दर्रा है, ये मणिपुर और म्यांमार सीमा पर, मतलब भारत म्यांमार सीमा पर है। महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है और आसानी से आप ध्यान भी रख सकते हैं। महाराष्ट्र थाल घाट है और एक भोर घाट है। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। केरल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर है पाल घाट। कहाँ पर है ये? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों में ये स्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई पाल घाट। हाँ, उसके बाद ये कुछ बातें हैं, इनकी बात की जाए तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे भारत चीन के मध्य जो सीमा व्यापार पॉइंट है, भारत और चीन के मध्य, तो ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये है पहला लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में, फिर शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा जो है ना सिक्किम नाथुला। तीनों बातें ये ध्यान रखिएगा। हिम रेखा एवं हिमनद की बात कर ली जाए, स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर्स की बात कर ली जाए तो इनकी बातें हमने बड़े वाले वीडियोज में काफ़ी अच्छे से की हैं, जो भूगोल वाले वीडियोज हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भूगोल के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप उनको देख सकते हैं, डिटेल्स में देखना है तो। बाकी आप वो जरूरी है नहीं इतना, अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो खाली ये ध्यान रखिए कि हिम की जो निचली सीमा रेखा होती है उसको हिम रेखा बोलते हैं। ये मान लीजिए बर्फ की मोटी सी चादर है, ये निचली सीमा जो है ना ये है हिम रेखा। उसके बाद समग्र रूप से हिमालय में जो हिम रेखा की औसत ऊंचाई है 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर, और ये किधर की तरफ ऊंचाई ज़्यादा होती है कम होती है, इसका रीजन भी मैंने बताया था। हिमनद की बात कर ली जाए, जैसे सियाचिन की बात कर ली जाए तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सियाचिन के पूरब में अक्साई चीन है, पश्चिम में गिलगिट है, और इधर की तरफ दक्षिण में नुब्रा घाटी, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये उसके बाद इसके सियाचिन के और लोकेशन की बात कर लीजिए तो ये काराकोरम जो श्रेणी है ना ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, वहाँ पर है, और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है ये, विश्व में दूसरा पोजीशन है। उसके बाद काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उसमें वियाफो है, स्पारा है, बाल्टोरो है, चोगोलुंगमा है, ससाइनी आदि है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। गंगोत्री की बात की जाए तो ये तो आपको पता है, गंगा नदी का उद्गम है, ये उत्तराखंड में है, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनद। चौरावाड़ी की बात कर ली जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। मिलाम की बात कर ली जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, कुमाऊं। ठीक है, शारदा नदी जो है ना काली गंगा जिसको बोलते हैं, उसका उद्गम है मिलाम हिमनद। उसके बाद ये सब कुछ एक बातें हैं, ध्यान रख सकते हैं। पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा जो हिमनद है सोना पानी। उसके बाद बड़े हिमनदों के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में। और जेमू ग्लेशियर की बात की जाए तो इसका थोड़ा सा लोकेशन ध्यान रख लीजिएगा, सिक्किम नेपाल। उसके बाद बात कर ली जाए तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी सारी बातें अगले वीडियो में हम कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।